और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करूँगा। अब मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तीन फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को एक साथ करूँगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और पेपर भी बहुत नज़दीक है, तो इसलिए दोनों को ही फटाफट लेक्चर डाल दूँगा मैं, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो क्या होगा देखो, अब फर्स्ट ग्रुप से और सेकंड ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक होता है, और 13 और 3 से 12 डी ब्लॉक होता है बीच में, और क्या होगा फिर थर्ड से 13 से 18 क्या होता है पी ब्लॉक होता है। हम सबसे पहले निकाल लेंगे जेड इफेक्टिव क्या होता है। भाई देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है ना, देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ना जिसको हम जेड बोलते हैं, अब उसके जो ब्लॉक होते हैं ये होते हैं, यहाँ पे सेल होती है, सब सेल होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक दूसरे पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो आपस में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, आपस में थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे है ना, कुछ इफेक्ट करेंगे है ना। फिर जब बाहर के होगा, जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसके बाद क्या भरे, कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस वाली सेल में, तो क्या होगा, तो वह ये वाले इलेक्ट्रॉन उसको स्क्रीन कर लेंगे यानी छुपा लेंगे ऐसा कि, तो वो भी इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक, अब हम सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा कैसा होगा, देखो सिग्मा क्या होगा ना, सिग्मा को हम एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सिग्मा क्या होगा, ये देख, सिग्मा बराबर होता है 0.35 इंटू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन द एन सेल। जो एन सेल होगी ना उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। ठीक है ना, जैसे कि इसमें है ना, ये है 2s2 है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ गए, ये सब कुछ रूल है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के तभी तो मतलब कि फोर्स लगेगा ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है ना। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ से तेरे को बता देता हूँ क्या होता है। देख, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा है सोडियम का, सोडियम, तो जो बाहर की इलेक्ट्रॉन एन यहाँ पे हो, ये एन, ये 2 है ना, 2 है, तो ये होगा n-1 की सेल होगी, ये होती है आउटर सेल। ठीक, इसके लिए जो वैल्यू होगी 0.35। ठीक है ना, इसके लिए 0.35 जो बाहर की होगी एन एस सेल, उसके अंदर की जैसे कि 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों ये अंदर की सेल है ना, तो ये होगी n-1 सेल होगी। ठीक है, फिर जो उसके अंदर की होगी n-2 सेल होगी, लास्ट वाली है ना, तो इसके एन एस सेल के लिए होता है 0.35 होता है वैल्यू, n-1 ये अंदर की सेल होती है उसके लिए होता है 0.85 होता है, और जो उसके अंदर की सेल होती है उसके लिए होते हैं वैल्यू 1, और जितनी भी होगी सारी की सारी के लिए होगी वैल्यू 1। ठीक, फॉर्मूला आता है इसका, ये सिग्मा बराबर 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इन द एन एच सेल। ठीक है, उसके अंदर की साइड में ये होगा, फिर प्लस में ये होगा जो मैंने बताया है ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। भाई एक दो दो क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, जैसे कि ये सोडियम का ले लो है ना भाई, NH2 NS2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s1। ठीक, इसके जो लास्ट में एक है ना, तो एक के कारण कोई वो नहीं होने का, इसके लिए वैल्यू रखेंगे 0, उसके लिए वो 0 होगी। एक माइनस करना, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, ये 8 हो जाएगा तो 8 की हम मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, और बाहर होगा 1 इंटू 10। ये 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसमें 2 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1। तो क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसकी गुना कर देंगे 6.8 आएगा, बाहर कितना 2, तो ऐड करेंगे तो कितना 8.8। अब हमें बताया कि सोडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये माइनस ये, तो कितना हो जाएगा उसके ऊपर जेड इफेक्टिव कितना, 2.20 इतना उसके ऊपर इफेक्टिव होगा। और तुम जितने हो सको उतने करना, बस ध्यान रखना है कि जो एन एच सेल होगी ना उसका बाह्य तम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके वैल्यू को गुना कर देना। ठीक है, अब मोटा मोटा समझ लेते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और सिग्मा की वैल्यू कम होती है, और ऊपर से नीचे आएंगे हम तो जेड इफेक्टिव कम होता है, सिग्मा की वैल्यू मतलब कि घटती है, मतलब बढ़ती है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है,
ये हमारा जेड इफेक्टिव कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है ना, देखो एटॉमिक रेडियाई हम जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन सुन लेते हैं एक बार। डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और उसका जो न्यूक्लियस है उनके बीच में डिस्टेंस है, उसी को बोल देते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। हम इस एटॉमिक रेडियाई से ना हम केवल और केवल उसकी कितना डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कहाँ घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसको हम निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये फिर बी है, ये ए होगा, ये ए है ना, दोनों सेम सेम है एक तरीके से। तो जो हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए निकाल लें, कोवेलेंट के भी निकाल लूँगा, मेटेलिक के लिए भी और वंडर वॉल के लिए भी, है ना, क्वेश्चन वहीं से आ जाता है ना। तो जो कोवेलेंट के लिए होती है ना एटॉमिक रेडियाई, वो होती है आर ए प्लस आर बी बराबर अपॉन 2, यानी आर ए इसमें से बाई 2 कर देंगे इसको, ठीक है ना। यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, बॉन्ड की जो लेंथ है वो और उसके बटे 2, ठीक है ना। अब क्या क्वेश्चन कैसा आ सकता है तुम्हारे ऊपर, डिफरेंट एटम हो सकते हैं, जैसे कि ये तो सेम सेम एटम थे, डिफरेंट एटम हो सकते हैं तुम्हारे पास, यदि ए और बी मान लो, है ना, तो उसमें जो उनकी ये होगी काई बोलते हैं इसको हम, है ना, तो वो सेम होगी, डिफरेंट एटम और उसकी काई क्या सेम है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होगी उसकी रेडियस होगी आर प्लस ए प्लस आर बी, ठीक है ना। अगर डिफरेंट हुआ, काई डिफरेंट हुई तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस की 0.9 काई ए माइनस काई बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। E4 बोलते हैं इसको, हम काई को बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। फिर मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं, मेटेलिक जो रेडियस होगी उसकी जो बॉन्ड होगी वो DAAB/2 होगा, है ना, सिंपल सा। वंडरवॉल जो होते हैं ना, वंडरवॉल जो बॉन्ड होता है वो उसको ले भी, जो उसकी जो रेडियाई होगी उसको भी हम DAB/, ये ए है ये बी है, इस तरीके से उनके बीच के बटे 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। देखो ये दूर दूर है तो रेडियस इसकी ज़्यादा होगी ना, ठीक। इसमें क्या, हाँ इसमें देखो यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन इनमें क्या कर रहे हैं ना, ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा रेडियाई किसकी होगी, जाहिर सी बात है कि भाई वंडरवॉल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद मेटेलिक की होगी, उसके बाद क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे कम होगी, जो लेंथ होगी, बॉन्ड की लेंथ होगी, ठीक है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N4 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, मैं N एटॉमिक नंबर, और सिग्मा की क्या होगा 1/सिग्मा होगा, ठीक है ना। और बस 1/सिग्मा होगा। हमें पता है कि सिग्मा और जेड इफेक्टिव क्या होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम भाई। देखो हमें पता है कि जो लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे ना तो रेडियस का साइज क्या होता है, कम हो जाता है ना, उसका साइज क्या होता है कम। लेकिन जो 18 ग्रुप होता है ना उसमें ना वंडरवॉल बॉन्ड पाया जाता है ना, वंडरवॉल बॉन्ड उसके अंदर पाया जाता है 18 ग्रुप के अंदर, जो लास्ट का बिल्कुल है ना, तो वो सबसे आगे आ जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, फिर बोरोन होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा। इस तरीके से इसका ये क्या होगा, कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, कि घटती जा रही धीरे धीरे, है ना, सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इस तरीके से हो रही है ना। देखो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन लिख रखी है यहाँ पे, रिलेटिव कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ आयनिक विद न्यूट्रल एलिमेंट। एक आयनिक एलिमेंट और न्यूट्रल जो एलिमेंट है उनके जो रेडियाई ना वो किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई होगी, है ना, ठीक। जितना ज़्यादा चार्ज प्लस में उतनी ज़्यादा उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी, ठीक। जो उस जितना कम होता जाएगा उतनी मतलब घटती जाएगी, और जितना उस पर माइनस का चार्ज होता जाएगा उतना ही वो क्या होगा, उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है।
और ऐसे होता है जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन 2+ में भी 1+ में भी 0 ऑक्सीजन, फिर O नेगेटिव O पॉजिटिव, बोलेगा कि इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा, देखो ये सबसे ज़्यादा है और हम धीरे धीरे घट रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका, ठीक है। अगर हम सबसे ज़्यादा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा कि इसकी कम, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इस तरीके से होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नंबर वाइज से मैंने समझा रखा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फिर आयन, ये इसमें से ही क्वेश्चन आवा, यहाँ से क्वेश्चन आवा भाई, है ना। तो जो रेडियाई होगी ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जो रेडियाई होगी 1/Z होगी, है ना, नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर बोल देते हैं इसको। तो रेडियस क्या होगी, 1/Z होगी, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम रहेंगे, तो उनके एटॉमिक नंबर को देखा जाएगा फिर, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उतनी ही कम होगी। कम एटॉमिक नंबर, ज़्यादा रेडियस, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखो ये क्या है, स्पीसीज आयन, फिर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका 11 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, इन्होंने देख सम्मत 10 है ना। फिर यहाँ पे 2, ये 1+ 2 Mg2+, फिर Al3+, Si4+, फिर कार्बन माइनस के 4, इस तरीके से सब कुछ ही दे रखे, सब कुछ इनका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब तुम बताओ भाई, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो सबसे पहला होगा ना। अब एटॉमिक नंबर बताओ किसका सबसे कम है, एटॉमिक नंबर सबसे कम है किसका, कार्बन का, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आएगी, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए, फिर ये नियॉन, फिर ऐसा। तो आगे हम देखते हैं इसका मैंने कैसे लगाते हैं, क्योंकि छोटा सा यहाँ पे एक अंतर है थोड़ा सा, है ना, ठीक। तो कार्बन क्या होगा भाई, सबसे पहला जाएगा, क्योंकि इसका कितना था 6, फिर नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन, फिर ये, फिर नियॉन, देखो यहाँ पे नियॉन को ऐड किया मैंने, है ना। फ्लोरीन का क्या है 9, हाँ, फिर यहाँ इसका क्या है 10 है, फिर सोडियम क्या है 11। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से इसमें तो वंडरवॉल था, तो यहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, अच्छे से पता होना चाहिए सब। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट को क्या करना, हमको उसको आयन में चेंज करना है। जैसे कोई मेटल दिया है ना M, इसको मैं ना M+ में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी E1 हो जाएगा। फिर ये प्लस था, इसको 2+ में चेंज किया, फिर 2+ था, फिर 3+ में चेंज किया। तो ये इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी आयन में तोड़ना, न्यूट्रल को आयन में तोड़ना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटमोस्ट, जो आउटर मोस्ट जो सेल होगी ऑफ द एन एटम इन आइसोलेट गैस स्टेट कॉल्ड ज आयनाइजेशन, मतलब कि एनर्जी या एंथैल्पी बोलते हैं ना, उसको किस में चेंज करना, उसको गैसियस अवस्था में उसको चेंज कर देना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कहते हैं, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, देखो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जो सबसे लास्ट में होगा, मतलब कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम जितने उसको अवस्था में चेंज करें, जैसे कि न्यूट्रल था, उसको निकालना एक इलेक्ट्रॉन ईजी है, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने को दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना। फिर जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो जिस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, I3E की, 3 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, M3+ की, M2+ की, फिर M+ की, फिर M की, ठीक है ना। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे ना, तो दिक्कत तो होगी ना उसको निकालने में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा क्या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एंथैल्पी होगी। और ये एंथैल्पी जो जेड इफेक्टिव होता है ना,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो साइज होगी यानी रेडियस होगी, यानी जितना छोटा क्या होगा उसका जो साइज होगा ना बहुत छोटा होगा उसकी, देखिए जितना ज़्यादा कम होगा उसकी एनर्जी एंथैल्पी यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ज़्यादा भारी होगा, ठीक है ना। जो एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी, 1/, सील्डिंग इफेक्ट, या सील्डिंग इफेक्ट मतलब सीलिंग सीलिंग हो रही है ना ऐसा, तभी तो उसको साइज छोटा हो रहा, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना फिर, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे जा रहे हैं, अगर उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होना ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि मतलब कि मान लो कि 1s2 मान लिया, भाई 1s2 है ना, जैसे कि 1s2 है तो 1s2 है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, तो 1s जो s ब्लॉक उसमें 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसमें से अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कोश में तो उसमें निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का वो ईजी निकल जाएगा, लेकिन मोस्ट स्टेबल है यानी जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी, ठीक है ना। एक यहाँ पे छोटा सा मतलब कि इसको हम याद कर सकते हैं, ये एक मतलब कि एक्सेप्शन है एक तरीके से, बेटा का ऑल इंडिया, ये क्वेश्चन आता है ना, बेटा का ऑल इंडिया, तो बेरियम बेटा, बेटा का ऑल इंडिया, देख इसमें टीएल है ना जो, इसको तुम याद कर लेना यहीं से, टीएल को ध्यान रखना, तो बी फॉर बेटा, बी बै फिर टा टा टा, ठीक है ना, बेटा गा, जी ए गा, फिर ऑल जी एल ऑल, फिर इंडिया है ना, ठीक है ना, आई एन इंडियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है नीट में ना। देखो जैसे कि नाइट्रोजन है, भाई नाइट्रोजन में यहाँ इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, है ना, और इसमें ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक, लेकिन दोनों को है तो एक ही ब्लॉक के ना, तो क्या हो रहा है ना कि इसका 7 होता है इसका 8 होता है, तो ये स्टेबल है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या कम स्टेबल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी चल जाएगा लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं जाने का, तो इसकी एंथैल्पी एन इसके इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगेगी ना बहुत ज़्यादा होगी, है ना, इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। फिर पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि कितना, जैसे कि ये है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके पास कौन होगा, एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर उसके बाद क्या एफ ब्लॉक होगा, इस तरीके से होगा ना, तो पेनिट्रेट कर रहा, यानी पी एफ ब्लॉक का इसमें से जब पेनिट्रेट करेगा तो यानी जितना ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, जाहिर सी बात है, यानी यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो उसकी जो पेनिट्रेशन जो पावर होगी या वाली पेनिट्रेट करने वाली यानी पिन चुभाने वाली समझ लो एक तरीके से, तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेट पावर होगी उतनी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जैसे कि एस ब्लॉक ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उसकी, फिर क्या है, फिर पी ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए जैसे कि जो लिथियम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो बेरिलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि तो इसका वो नहीं है कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, इसमें डिपेंड यही करता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो जैसे कि मैंने दे दिया है लिथियम बेरियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन है, तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, भाई नियोन की होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फुलफिल है। फिर उसके बाद फ्लोरीन की होगी क्योंकि उसमें से बहुत दिक्कत होगी उसमें से निकालने में ना, फिर नाइट्रोजन होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरॉन, फिर लिथियम, ये क्या होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसमें से इसमें दिक्कत होगी, फिर इसमें उससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसी को याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना इसकी, नॉर्मल है वो भी, उसको न्यूट्रल उसको गैसियस अवस्था में लेकर नहीं गए हम, लेकिन जब उसकी हम फर्स्ट निकालेंगे उसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाल दिया, अब जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर, खुद सोचो यहाँ से देखो, मैंने मान लिया कि उसकी हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसकी एंथैल्पी चाहिए मतलब, तो हम जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, फिर इसमें तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से भाग जाएगा निकल इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक चल जाएगा, तो फिर ना ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और नाइट्रोजन क्या हो कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
और ऑक्सीजन में क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस कंडीशन में भी हमारा ये हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि नियॉन में ज़्यादा होगा, फ्लोरीन होगा। फिर देख ऑक्सीजन, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखना पड़ेगा कि किस में कितने सारा खेल किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। जितने ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका, उतना ज़्यादा उसका एनर्जी एंथैल्पी होगी। सिंपल सी बात है बस। अब क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोल देते हैं इसको मैं, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोल दे, फिर मेटेलिक करैक्टर। अब मेटेलिक करैक्टर जो होगा ना, वो एनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखना है ना। जाहिर सी बात है, ये इस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि मेटेलिक करैक्टर ना लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घटता है, क्योंकि उधर क्या बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक हो जाते हैं उधर, इसीलिए वो घट जाता है। लेकिन बेसिक जो करैक्टर होता है वो भी घट जाता है। लेकिन जो एसिडिक करैक्टर होता है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, यानी अम्ल बढ़ते हैं। अब देख लो किधर से किधर गिरा मैं। देखो यहाँ से है ना, इधर से आप इधर जाओगे तो मेटेलिक करैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल बढ़ जाएंगे उधर। क्योंकि देखिए नॉन मेटल, अब देखो मेटल नॉन मेटल कहाँ से, मेटेलॉइड कहाँ से है। देख मेटेलॉइड याद कर लो पहले तो, ये रहे मेटेलॉइड, है ना। यानी इसके जो नॉन मेटल होता है उनके और मेटल के बीच के, उनको बोलते हैं नॉन, ये मेटेलॉइड बोल देते हैं उनके बीच के, ठीक है ना। जैसे कि बस जी सब आस तेरे पे, कोश इसकी ट्रिक है याद करने की। बस जी, देख बस जी, जी आस सब तेरे पो, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो ये पट्टी है, ये किस क्या हो जाएगी, मेटेलॉइड हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ बचे होंगे मेटल, ठीक है ना, ये क्या हो गए, इतने मेटल हो जाएंगे। प्लस जो एस ब्लॉक है ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, है ना। ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है ना। अगर तू इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा ना, और ऊपर से नीचे आएगा तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। मेटलॉइड तो हो गया यहाँ से, है ना। ये मेटल है एक यहाँ से, ये 80 क्या मेटल है। तो ये सही तरीके, ये क्या है, कार्बन कार्बन ये सब कुछ, ये नॉन मेटल है। ये पूरा पूरा ब्लॉक क्या है, नॉन मेटल है। इसके मेटलॉइड को याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, बस जी सब आज तेरे पर, ठीक है ना, ये याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसे कि बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, जो बोरिक, देख बेसिक करैक्टर कौन, मतलब बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, एम्फोटेरिक कौन है। तो ये क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ये वाले, जो इतनी है ना, ये सारे सारे बेसिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ये बेस होगा, ये भी बेस होगा, ये भी बेस होगा, ठीक। और उसके बाद ये भी बेसिक है ना, ये दो बेसिक, ये एक और ये बेसिक, और ये बेसिक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस तो है ये, लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। फिर एम्फोटेरिक पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन की, एम्फोटेरिक कौन से इनमें से। तो एम्फोटेरिक यहाँ पे तीन ही है बस, एक तो बी है, बेरियम है, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर क्या, गैल्मियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और बोरिक एसिड होता है, ये केवल एक एसिड ही है इसमें, क्या है, बी ओ एच का होल थ्राइज जो है बोरिक एसिड है, यो केवल और केवल सिंगल एसिड है यहाँ से, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक पूछने लगा कौन क्या होते हैं। एम्फोटेरिक जो होते हैं ना, वो क्या होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर को शो करते हैं। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, कौन सा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक का, है ना। हाइड्रोक्साइड कौन सा, एम्फोटेरिक का। तो बी ओ एच का होल थ्राइज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा, ये वाला बी ई ओ एच का होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ, ये क्या है, 1 2 3 एम्फोटेरिक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर ऑफ द गिवन ऑक्साइड। हिंदी में यह है कि वह कौन सा ऑक्साइड है जो बेसिक करेक्टर को बढ़ता हुआ बेसिक करेक्टर है जो, ठीक है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने देखा, देखो यहाँ पर भाई बेसिक करेक्टर कब, ये यहाँ पे देखो, बेसिक करेक्टर हमें पता है कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो बेसिक करेक्टर क्या होता है, वो कम होता है। एसिडिक करेक्टर इधर से इधर जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो जाहिर सी बात ये है ना कि एस ब्लॉक जो होगा ना, जिसमें ज़्यादा एक्स ब्लॉक होगा वो ज़्यादा क्या होगा, मतलब बेसिक होगा ज़्यादा वो। और ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर घटता है। अब देख लो कौन सा ऑक्साइड है वो, भाई ए ला,
अब Al कहाँ से आता है? अब देखो Al कहाँ से है, Al कहाँ से है, एल्युमिनियम, ये रहा Al, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सोडियम दे रखा है ऊपर, फिर क्या पोटेशियम दे रखा है इसमें, है ना। तो Al तो आ गया है ना 13 में, मैग्नीशियम वो एस ब्लॉक के उसमें, फिर सोडियम वो भी उसमें ही। तो पोटेशियम क्या हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम नीचे है ना, देखो पोटेशियम नीचे है, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद सोडियम आएगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आएगा। इस तरीके से होगा सब कुछ कहानी, पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा। इसी तरीके देखना कि मतलब कि क्या कौन कौन से पहला, ठीक है ना। अब इसको खुद करना, इसमें क्या पूछ रखा है कि एसिडिक डिक्रीज, इसमें डिक्रीज करना है एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर डिक्रीज कब होगा, कब होगा भाई डिक्रीज, भाई एसिडिक करेक्टर कब डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है इधर से इधर जाने पर। तो भाई देख यहाँ पे नाइट्रोजन तो उधर ही होगा, फिर कार्बन उसकी पहला बजा, तो इसमें ज़्यादा होगा ना, इसमें कम होगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ये रहेगा ना, ये 15 का या 14 का, फिर 13, फिर 2, फिर 1, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, नहीं कम होगा फिर उससे कम, फिर उससे सबसे कम, ये होगा बेसिक करेक्टर। ये हमें पूछना है एसिडिक करेक्टर कम कैसे हो रहा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर कम, इस तरीके से। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना हमको, है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को, हम उसके अंदर मतलब कि हम उसको इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, है ना। कैसा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब हम इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालते हैं तब कि एंथैल्पी क्या होगी। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस ऑफ द गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैस स्टेट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। अब ये ना क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन इसको एफिनिटी बोल देते हैं, ई ए, देखो डेल्टा ई जी एच, ये इसको हम जो ई ए होता है ना, कैलकुलेट एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तभी इसको हम, तभी क्या करते हैं इसको हम मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी, ठीक है ना। उसको हम देख, ये नोबेल गैस पे अलग होती है, मेटल में अलग होती है, नॉन मेटल के अंदर बहुत ही अलग होती है, देखा ना। ये नेगेटिव रहेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी नोबेल गैस के लिए। नोबेल गैस हमें पता है कि 18 ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब जो मेटल होता है इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो पॉजिटिव होती है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है माइनस रहती है, ठीक है ना। फिर नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि एक गैस में ना, गैस अवस्था में जो होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन डालना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है ना। तो हम देखते हैं आगे। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, ई में से इलेक्ट्रॉन आ, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, फर्स्ट E1, अगर माइनस माइनस है तो उसको 2 माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ना देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ना एक लाइन लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है ना। इसमें इसमें और इसमें क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए, इसमें हाफ भरे हुए, इसमें फुल फील्ड भरे हुए, इन तीनों में ध्यान रखना, इन तीनों की बात कर रहा मैं, इसकी इसकी और इसकी। देख 2 में 15 में और 18 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी ना वह नेगेटिव रहेगी, समझ गया ना। एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी इनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर हम जब डालते हैं तो वो तो रहेगी नेगेटिव, लेकिन जो सेकंड इसकी गेन एंथैल्पी होगी ना वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव क्यों रहेगी हम बताते हैं भी, है ना। सिंस सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयन ओ नेगेटिव एंड ई नेगेटिव, देखो इसमें थोड़ा सॉरी ये एक्सेप्ट तो छूट ही गया, यानी
दूसरे को और ये 15 को और 18 को, यानी 2, 15 और 18 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर सभी की, यानी 1 की, 13 की, 14 की, 15 की और 16, 17 की, तो जो होगा ना ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन इनकी क्या होगी, दोनों इन तीनों क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखो इनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होगी ना फर्स्ट, वो क्या, पॉजिटिव, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और इनकी जो दूसरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन सभी की पहली नेगेटिव होती है और सबकी दूसरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ऐसा होगा, ये इस तरीके से था, ठीक, इस तरीके ये है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक, कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की फिर कम, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, देखिए यहाँ पर इसकी, इसकी और इसकी, ये सबसे ज़्यादा ये है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसमें क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी इसकी, है ना। इसकी नेगेटिव होगी, सबकी इनकी नेगेटिव होगी फर्स्ट में। ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ गए ना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, इसमें क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन डालने की, जा ही नहीं सकते इसमें, इसमें मतलब जाने की नहीं, बहुत दिक्कत होगी भाई। देख, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की नहीं, जाहिर सी बात है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत भी होगी, इसमें थोड़ा बढ़ेगी भी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते, इनकी तो जीरो होगी दोनों की, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन, सल्फर, यानी जो ऑक्सीजन वाली फैमिली और फिर ये वाली फैमिली है ना, तो इनमें देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी ना, ये होगी, इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सल्फर की पहले होगी, फिर सेलेनियम, फिर टेरेनियम और फिर ऑक्सीजन, ये ऑर्डर है इसका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी ना, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन होगी, फिर उसके बाद होगी आयोडीन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना भाई, ऑक्सीजन वाली फैमिली में ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन समझ लो इसे एक तरीके से। फिर रीजन भी यहाँ दे रखे हमने, जो साइज है ना, जो क्लोरीन का जो साइज है ना, बहुत ही ज़्यादा कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा भाई, देखिए न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ऐसे ही क्या आती, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी 1 अपॉन रेडियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज, तो किसका होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ना। देखिए इसको ऐसा, इसे ऐसे छिपा लो, ये भाई थोड़ा सा ना ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन सा, ठीक। फिर ब्रोमीन का ज़्यादा क्लोरीन सा, मतलब कि क्लोरीन का ज़्यादा ब्रोमीन सा, प्लस हमारे इससे भी, लेकिन जो आयोडीन है उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आंसर होगा ये वाला। फिर उसके बाद अरेंज सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, हमें बताया था कि पहले सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा भाई, क्लोरीन का तो ज़्यादा ही होगा, फिर ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा इस तरीके से समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पे क्लोरीन ये रही नीचे, फिर भाई नाइट्रोजन है, फिर क्या एल्यूमिनियम है, फिर जेड इफेक्टिव इधर से इधर क्या होता है, बढ़ता है, नीचे घटता है, तो क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पे देख ज़्यादा ना, और ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन का। ये क्यों आ गया इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा साइज पर डिपेंड करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से भी, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा, इन दोनों के साइज़ बहुत छोटे हैं ना, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ रहा है इसकी वजह से। और यहाँ से नाइट्रोजन में तो ये तो बहुत ही, क्योंकि ये इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन डालना, इसमें तो दिक्कत होगी ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसमें।
ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन और नेगेटिव gaseous अवस्था में फ्रॉम ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप, यानी पहले वो एक्सोथर्मिक था फिर वो एंडोथर्मिक स्टेप में आ गया सॉल्व लो। ये फिर ये क्या है एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, फिर ये एंडोथर्मिक इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तभी तो जाकर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इसमें। तो ये इस तरीके से दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ और नेगेटिव इन द गैस फेज इज अनफेवरेबल even through O negative is isoelectronic species. It is due to the fact that तो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा, तो ये आंसर होगा इसका इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी गैसेस अचीव नोबेल गैस कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो नोबेल गैस को मतलब कि अचीव करना चाह रही है इसकी वजह से। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक फिर क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इसकी डेफिनेशन होती है कि टेंडेंसी टू अफेक्ट ए शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्रो कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है ना। तो यानी फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे इसके भाई, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सहज की तो इन्वर्सली होगी ना। फिर ऑक्सीडेटिव स्टेट जो होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ना, ऑक्सीडेटिव स्टेट की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो आयनाइजेशन एंथैल्पी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफिनिटी होती है ना उसके ये होता है ना पाउलिंग स्केल में क्या होता है ना, इन दोनों को हम 5.6 से क्या जाता है मतलब कि इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता है पाउलिंग स्केल ही होता है और ये स्केल होता है दूसरे वाला। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा कैटायन पर चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1/, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, जितना एनायन पर जितना कम होगा मतलब कि कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव पर जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 3 वाला ज़्यादा होगा 2 वाला कम होगा उससे कम होगा। फिर जितना एनायन पर जितना कम चार्ज होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। भाई इसकी वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो बढ़ जाएगा ना, तो किसकी ज़्यादा होगी बताओ, n-1 की ज़्यादा होगी ना, फिर 2 की जो होगी फिर उसके बाद 3 की होगी। ठीक। अगर दोनों ही आगे फिर क्या होगा, पहले पॉजिटिव की वो कर देंगे ना, फिर पॉजिटिव फिर ओ फिर उसके बाद नेगेटिव वाला। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फिर इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जैसे कि भाई CH3F है फ्लोरीन है, बस CH3I है, तो X इसको मान ले X इसको मान ले Y, तो इसकी ज़्यादा होगी इसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिपेंड किस चीज़ वगैरह का हमें पता है कि जिसका साइज होता है ना साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है 1/, साइज, जिसका जितना कम साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो साइज बताओ किसका कम है, फ्लोरीन का कम है तो फ्लोरीन की हो जाएगी रीजन है। ठीक है ना। इसका साइज कम है ना फ्लोरीन का तो इसलिए इसकी हो जाएगी। ठीक है। फिर एस परसेंटेज करेक्टर इलेक्ट्रॉन ये आएगा बहुत ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना डायरेक्ट नहीं तो एस परसेंटेज करेक्टर, कितना एस परसेंटेज करेक्टर, जैसे कि है SP, इसमें क्या है 5%, 25 नहीं 50% है ना। ठीक। SP2 ये 3 हो गया ना, तो इसका कितना 30, भाई तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दो तो 33.3 होगा ना। SP3 ये 4 हो गए तो 25 हो जाएगा सबका, तो 25% होगा। यानी जितना ज़्यादा एस परसेंटेज होगा करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब एसिडिक करेक्टर क्या होता है ना, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है ना उसका एस परसेंटेज करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। जनरल यानी PT का मतलब यहाँ से क्या है पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। भाई इसको इसी तरीके से याद कर लेना, ये सारी वैल्यू बिल्कुल सटीक है एकदम। देख 0.5 बढ़ा इधर से इधर जाने पर, यो एक है तो 1.5, फिर उसके बाद 2 है फिर 2.5, फिर 3 है फिर 3.5, फिर 4 है लास्ट में,
और ऊपर से नीचे आने पर भी थोड़ा थोड़ा ही घटता है बस। जैसे कि ये 4 है तो ये 3 होगा क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन क्या होगा 2.8 होगा, जो आयोडीन होगा 2.5 होगा। अभी इसमें नीचे की साइड में 0.7। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की, तभी तो सबको खींच रहा अपनी तरफ को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इसको लगा लेना, इसको भी लगाना फिर, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला, फिर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख, कभी कभी ना कोमा लगा के पूछेगा वो, जाहिर सी बात है कि कोमा लगा के पूछ सकता है वो। तो नाइट्रोजन की क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन कितनी है 3, और ऊपर से नीचे आने पर घटती है, पहली बात तो यार। नाइट्रोजन की है, कार्बन की कितनी है देखो, कार्बन की कितनी है 2.5। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा किस चुकी है। अगर वो कोमा लगा कर पूछ रहा है ना तो ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा होगा, ये क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, ये उससे कम होगा, उससे कम होगा, इससे कम होगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी इधर को खुलेगा इसका मुँह, ठीक है ना। अब इसको भी निकाल लेना। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो खुद ही, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन किस तरीके से भाई इसकी, प्रिडिक्शन ऑफ द कोवेलेंट फिर आयनिक करैक्टर इन ए बी को कंपाउंड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को या फिर आयनिक करैक्टर को कैसे निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ना, इसका जो डिफरेंस होगा ना, अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक कंपाउंड होगा वो, अगर उससे कम है तो कोवेलेंट कंपाउंड होगा, अगर बराबर में तो 50-50% होंगे दोनों, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ से HCl, अब पूछ रहे कि आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर बीच का है ना। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए 2.1 था, क्लोरीन के लिए 3 थी, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो कितना आएगा इसका 0.9 आएगा डिफरेंस। तो 0.9 किससे भाई, कौन सा करेक्टर होगा, यानी 0.9 है 1.7 से कम है, तो क्या आएगा कोवेलेंट करेक्टर इसका, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल वो कर लेते हैं जो एक्सेप्शन वाला है ना। HF, H का कितना 2.1 और फ्लोरीन का कितना 4, तो 1.7 आएगा ना, 1.9 आएगा। तो ये तो 7 से ज़्यादा ना, 1.7 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो होना चाहिए था क्या, आयनिक करेक्टर होना चाहिए था, लेकिन इसका करेक्टर होता है कोवेलेंट करेक्टर होता है इसका, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि डिटर्मिनेशन होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड। परसेंटेज आयनिक करेक्टर बराबर होता है 16 डेल्टा एक्स, बोल दो इसको +3.5 और डेल्टा एक्स की 0 स्क्वायर। पहले इसका भाई उनका डिफरेंस यहाँ लिख दो, फिर डिफरेंस ही गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसका, परसेंटेज करेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिलेशन ये क्या, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल निकालना है भाई, हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर थ्योरी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये तो पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, समझ गए। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बता रहा है कि बॉन्ड एंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भाई, ये सारे सारे क्वेश्चन ना जो पीरियोडिक टेबल है ना वहाँ से निकाल रखे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए है, उसका बी है, इसका बी है, ये सेंट्रल एटम है, ये इसके सराउंडिंग एटम है, ठीक है ना। ये सराउंडिंग एटम, ये क्या है सेंट्रल एटम, समझ गए। जब वैन सेंट्रल एटम डिफरेंट एंड सराउंडिंग एलिमेंट सेम, यानी जब ये तो सराउंडिंग एटम है तो हो बिल्कुल सेम, और सेंट्रल एटम क्या हो जा अलग अलग हो जा, तब जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रो ऑफ ए सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो ऑफ ए सेंट्रल एटम। जैसे कि भाई सब में क्या हाइड्रोजन है ना, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है देख, H2 H2 Se H2 S और H2 Te, सब में क्या हाइड्रोजन, सराउंडिंग एटम है 2 है। अब सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं उसको, तो किसका होगा रीजन, देख सबसे ज़्यादा किसका होगा ऑक्सीजन, भाई H2 ऑक्सीजन का कितना होता है 8, सल्फर का कितना होता है 16, यानी जैसे जैसा उनका जो बढ़ता रहेगा एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा, वो उतना मतलब उसका साइज बढ़ेगा तो वो उतना ही कम होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे ये है देखिए, इनका बढ़ रहा है ना सबका, रीजन क्या है भाई, नाइट्रोजन का 7 है, इसका 7 है, इसका 15 है, इसका हो गया, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत नीचे चले गए हैं ना। तो सबसे इसका ज़्यादा होगा, उसका कम होगा, उसका कम होगा, उसका कम होगा, अच्छा ठीक है।
बॉन्ड एंगल पूछ रहा मैं, बॉन्ड एंगल। अब सराउंडिंग एटम पहले क्या थे, सेम थे, और सेंट्रल एटम क्या था, वो थे डिफरेंट, अलग अलग। तो अगर मैं डिफरेंट अलग अलग थे तो अब क्या होगा, अगर सेंट्रल एटम ही सेम आ जा और सराउंडिंग एटम क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जा, तब क्या होगा, तब 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी सराउंडिंग एटम की जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। फिर जैसा भाई देख, नाइट्रोजन सेंटर एटम, नाइट्रोजन सेंटर एटम, सबका सेंटर एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम से फ्लोरीना, फिर क्लोरीना, फिर ब्रोमीना। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, जिसकी ज़्यादा होगी या चीज़ वो उसका क्या हो जाएगा, कम। फ्लोरीन की क्या है, बहुत ज़्यादा, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर ब्रोमीन की उससे भी कम, यानी ऊपर से नीचे आने पर घटती है ना। तो सबसे कम किसकी, इसकी, तो इसी का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा ना। ब्रोमीन वाला ज़्यादा होगा, क्लोरीन का उसका कम होगा, फिर नाइट्रोजन उसका फ्लोरीन का होगा। इस तरीके से भाई देख कर भी निकाल सकते हैं हम ये सब। अब बहुत हो गया ना। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिड बेस इन कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। जो भी OH ग्रुप रखते हैं हम उसमें ध्यान रखेंगे, जब हम पढ़ेंगे एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, वहाँ से देखेंगे ना। कोई भी OH ग्रुप रख रहा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एनिलीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल हो गया है ना। तो जो भी OH ग्रुप रखते हैं उनमें एसिडिक करैक्टर हम किस तरीके से उसका ज्ञात कर सकते हैं ना। तो किस आधार पर ज्ञात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट बात है, जब इसकी और इसकी यानी ई और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की, ओ की और एच की, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो दोनों का डिफरेंस है, जिसका यानी इन दोनों का ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, इन दोनों का ज़्यादा होगा, डिफरेंस बोला मैं। तो देख लो, व्हेन बॉन्ड बिटवीन, ये तो क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन, इन दोनों का, यानी देख अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा, तो बॉन्ड टूटता कहीं से ही। यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 1.4 है, तो यहाँ से टूटेगा तो बेसिक बनाएगा, ठीक। और अगर H दे देगा तो वो एसिडिक बनाएगा। यानी देख अगर इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी दोनों की ज़्यादा किया, भाई जाहिर सी बात है अगर यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड टूटेगा यहीं से ही। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो जब यहाँ से टूटेगा तो OH देगा, यानी बेसिक करैक्टर देगा। अगर इसके बीच में टूटेगा H देगा तो वो जाहिर सी बात है क्या दे करेगा, वो हमारा एसिडिक करैक्टर देगा वहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि ClOH है। अब जो ClOH है ना, Cl देख, सी की इसकी क्लोरीन की 3 है, ऑक्सीजन की इतनी है और इसकी इतनी है। अब दोनों का इनका डिफरेंस कितना है, ये है, और इन दोनों डिफरेंस कितना, ये है। तो ज़्यादा डिफरेंस किसका है, इन दोनों के बीच का, यानी O के और H के। जब इन दोनों के बीच का ज़्यादा डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड यहीं से टूटेगा। जब यहाँ टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक, भाई जाहिर सी बात है ना। अब जैसे कि इधर है, इनका डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, उसका डिफरेंस कम है, तो यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, बेसिक। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्सेप्शन भी आ जाता है कभी कभी। तो एक्सेप्शन है यहाँ से, जो बेरियम, जो बोरिक एसिड होता है, ये बोरिक एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बोरोन है इनके बीच में, यहाँ पे ये और ये देखो, यहाँ 1.5 पर, यहाँ 1.4 है। तो हमारा बॉन्ड तो यहाँ टूटना चाहिए था ना, लेकिन बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटा क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, इसका डिफरेंस कम है। बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटता, बॉन्ड टूटता है यहाँ से। ये सिंस नॉट ब्रेक BOH बॉन्ड इट एक्सेप्ट OH आयन दिस बेसिक, ये बेसिक होता है, ये एक्सेप्शन है, बोरिक एसिड है। ये बेसिक होना चाहिए था लेकिन बेसिक नहीं है, ये क्या है, एसिडिक है, ये बोरिक एसिड है, एक्सेप्शन है एक, ठीक है। अब बोरिक एसिड ये क्यों हुआ, मतलब ये एक्सेप्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना देता है जाके आगे ना, इसी वजह से, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से। अब रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक जो करेक्टर उसमें कंपैरिजन है। फिर एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्ट होता है, एक्सेप्ट
कुछ केस में नहीं होता। फिर एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डायग्राम में होता है ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट कुछ केस में नहीं होता, ठीक है ना। फिर डिक्रीजिंग, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ऑफ है एसिडिक करेक्टर, इनका एसिडिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, ये 16 ग्रुप का आयो, इतने ग्रुप का यो, ऐसे देख लो, जैसे भी होगा तो आंसर ही होगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब फिर होते हैं ऑक्स एसिड होते हैं, ये बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इस पर +1 होता है, इस पर +3 +5 +7, तो जो जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, उसका एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ऐसे ही इसमें से निकाल लो, सल्फर पर, नाइट्रोजन पर, क्लोरीन पर, इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। अब एक्सेप्शन देख लो, है ना, ये तो नॉर्मल है, ये देख लेना भाई, देखते रहो और निकालते रहो। एक्सेप्शन क्या है इसमें, ये वाला भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होना चाहिए तो ये, लेकिन ये नहीं होता, होता है ये। अब रीजन क्या है इसका, रीजन है ये वीक बॉन्ड इजी डोनेट हाइड्रोजन आयन, जितना ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा उतना ही वो हाइड्रोजन आयन दे देगा आराम से। भाई वो तो बहुत पास पास ही, तो देने की नहीं बिल्कुल भी, छोटा बॉन्ड है यहाँ बड़ा, फिर यहाँ बड़ा बड़ा ऐसे, फिर ये है इस तरीके से, यहाँ पे ये है, फिर ये है, इसको निकाल लेना, इसको भी निकालना, ये भी इम्पोर्टेंट है, गलत है यहाँ पे दे रखे हैं ना, यहाँ पे इसकी बढ़ा रखे हैं, फिर ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी आ गई, आंसर आ गया बॉन्ड एनर्जी। अब जितना ज़्यादा छोटा बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी तो नहीं ज़्यादा होगी, जितना छोटा बॉन्ड यानी बॉन्ड एनर्जी 1 नंबर ऑफ LP यानी लोन पेयर, ठीक है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसकी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, तोड़ना बॉन्ड को, बॉन्ड एनर्जी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उतनी बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, यानी टूट नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ने के बाद एनर्जी, सॉरी। फिर हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रेट करना। देख हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, चार्ज अपॉन साइज पर डिपेंड करती है ना। हाइड्रेशन एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक होती है, यानी एनर्जी निकलती है, चार्ज अपॉन साइज पर डिपेंड करती है, जितना साइज कम होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर हाइड्रेशन एनर्जी टाइम हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडियाई और हाइड्रेशन, ठीक है ना। जैसे कि ये है फुल ज़्यादा, इसमें ज़्यादा लिथियम में ज़्यादा फुल खिलेगा, इसमें कम फुल खिलेगा। आयनिक मोबिलिटी 1/हाइड्रेटेड रेडियाई। आगे का लेक्चर छोटा है, बाद में बढ़ाता हूँ, मैं थक गया यार अब।